Very good morning and welcome to our special coverage of Lok Sabha and Assembly elections. The second phase of the gigantic Lok Sabha elections began at 7 this morning, and overall 95 Lok Sabha seats across 11 states and 1 in the Union Territory of Puducherry are voting today. Elections are also being held in 35 Assembly constituencies in Odisha. Well, our reporters are spread all across the states that are voting today, and we'll get you all the election updates in the next 120 minutes. I'm Ashwarya Kapoor with you. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी की इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव जारी है और आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं और हम लगातार आप तक हर अपडेट और लोकतंत्र के इस पर्व की हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। 11 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 95 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता, करीब 1600 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के साथ बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए खास इंतजाम। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर केंद्रीय बलों के 15,000 जवान तैनात। दूसरे चरण में केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा, जितेंद्र सिंह, जुएल ओराम, पी राधाकृष्णन समेत कई दिग्गज। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, अशोक चौहान, सुशील कुमार शिंदे और वीरप्पा मोइली भी मैदान में। दांव पर हेमा मालिनी, राज बब्बर, कनिमोझी, कार्ति चिदंबरम समेत कई दिग्गजों की किस्मत। ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी मतदान जारी। करीब 77 लाख मतदाता मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत 244 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। तमिलनाडु विधानसभा के 18 सीटों के उपचुनाव के लिए भी डाले जा रहे हैं वोट। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज गुजरात के अमरेली और कर्नाटक के बागलकोट और चिकोदी में रैलियां। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। और बैंक की ओर से इमरजेंसी फंड देने से इनकार के बाद जेट एयरवेज का परिचालन पूरी तरह ठप। कंपनी की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा, मौजूदा नियामकीय ढांचे के दायरे में जेट की समाधान प्रक्रिया का समर्थन करेगी सरकार। तो कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 95 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी मतदान हो रहा है। दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है और ज्यादातर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 6 बजे तक होगा। नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में मतदान का समय अलग अलग है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, तो बुजुर्ग भी पीछे नहीं हैं। वहीं पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। वहीं दूसरे चरण में पहले 97 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीट का मतदान टलने और वेल्लोर लोकसभा सीट का चुनाव रद्द किए जाने के बाद अब आज 95 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो आज जो तमाम सीटें हैं उन पर हम नजरें रखेंगे और जो हमारे संवाददाता हैं वो अलग अलग हिस्सों से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Right, we are joined in by Rajat Kane, our reporter, who is joining us live from Chennai, and also Kriti Mishra is joining us from Bengaluru. We also have with us our reporter Navikram joining us from Agra in Uttar Pradesh. And also to get an update and an analysis of all the seats that we'll be discussing today, we also have with us our special guest. We have with us Aditi Furnace, the political editor of the Business Standard, joining us. Thank you so much, ma'am, for joining us here this morning on Rajya Sabha Television.
तो तमाम संवाददाताओं से हम पल पल का अपडेट तो लेंगे ही, किस तरह का मतदान चल रहा है, कैसा उत्साह दिख रहा है, साथ ही तमाम समीकरण, मुद्दे और क्या महत्व है आज के चरण का, उसे भी हम अदिति जी से समझने की कोशिश करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की 95 लोकसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं और इस चरण में 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 95 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में तमिलनाडु की 38 सीटें हैं, कर्नाटक की 14, वहीं महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और उड़ीसा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटें, वहीं जम्मू कश्मीर की 2 जबकि मणिपुर और पुदुचेरी की 1-1 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मणिपुर, पुदुचेरी और तमिलनाडु की सभी संसदीय सीटों में इस चरण में मतदान संपन्न हो जाएगा। हालांकि तमिलनाडु की 1 सीट पर चुनाव फिलहाल रद्द कर दिया गया है, तो अब 39 में से 38 सीटों पर आज मतदान संपन्न होगा। वहीं ओडिशा विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में ओडिशा विधानसभा की 28 सीटों के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले गए थे। ओडिशा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी 4 चरणों में हो रहे हैं। तो दूसरे चरण में कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जिन दिग्गजों पर सबकी नजरें हैं उनमें उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी का मुकाबला आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह और कांग्रेस के महेश पाठक से है। वहीं उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर का मुकाबला बीजेपी के राजकुमार चाहर और बीएसपी के गुड्डू पंडित से है। बिहार की कटिहार लोकसभा सीट पर एनडीए और गठबंधन के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। यहां कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर का मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के दलाल चंद्र गोस्वामी से है। असम की सिलचर लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। कांग्रेस की सुष्मिता देव के खिलाफ बीजेपी के राजदीप रॉय चुनाव मैदान में हैं। असम की मंगलदोई सीट से कांग्रेस ने भुवनेश्वर कलिता को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला बीजेपी के दिलीप सैकिया से है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का मुकाबला बीजेपी के शेख खालिद जहांगीर से है। इस सीट से पीडीपी के आगा सैयद मोहसिन भी मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर की उधमपुर डोगरा लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह का सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह से है, जो महाराजा हरि सिंह के पोते हैं। महाराष्ट्र की सोलापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे, बीजेपी उम्मीदवार गुरु सिद्धेश्वर महाराज और वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट पर शिवसेना के मौजूदा सांसद अच्युतानंद राव का मुकाबला कांग्रेस एनसीपी गठबंधन समर्थित युवा स्वाभिमान पार्टी की नवनीत कौर राणा से है। महाराष्ट्र की बीड सीट पर बीजेपी की प्रीतम मुंडे का मुकाबला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बजरंग मनोहर सोनवणे से है। वहीं नांदेड़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान मैदान में हैं और अशोक चौहान का मुकाबला बीजेपी के प्रताप चिखलीकर से है। चिखलीकर अभी लातूर जिले के लोहा से विधायक हैं। और अगर अब बात कर्नाटक की करें तो तुमकुर लोकसभा सीट पर जेडीएस उम्मीदवार और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा चुनावी मैदान में है और यहां उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार जीएस बसवराज से है। इसके अलावा बीएसपी, सीपीआई, अंबेडकर समाज पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कर्नाटक की चिकबल्लापुर लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार वीरप्पा मोइली का मुकाबला बीजेपी के बीएनबी गौड़ा से है। कर्नाटक की उडुपी चिकमंगलूर लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी उम्मीदवार शोभा करांदले का मुकाबला कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार प्रमोद माधवराज के साथ है।
वहीं कर्नाटक की ही बेंगलुरु उत्तर लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार देवी सदानंद गौड़ा का मुकाबला कांग्रेस के कृष्णा बाइरे गौड़ा से है। मांड्या लोकसभा सीट से इस बार मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी जेडीएस के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला कन्नड़ अभिनेत्री और निर्दलीय प्रत्याशी सुमलता अम्बरीश से है। कर्नाटक की बेंगलुरु दक्षिण सीट से बीजेपी ने तेजस्वी सूर्या को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद से है। वहीं कर्नाटक की मैसूर लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। बीजेपी ने प्रताप सिन्हा को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस के टिकट पर CH विजय शंकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ओडिशा पर नजर डालें तो सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से एक बार फिर केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम मैदान में हैं। बीजेडी ने इस सीट पर सुनीता बिस्वाल को मैदान में उतारा है, जबकि जॉर्ज टिर्की कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट पर बीजेपी के H राजा का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम से है। वहीं चेन्नई सेंट्रल लोकसभा सीट पर पीएम के उम्मीदवार सैम पॉल का मुकाबला डीएमके उम्मीदवार दयानिधि मारन से है। तमिलनाडु की धर्मापुरी लोकसभा सीट पर पीएम के उम्मीदवार अंबुमणि रामदास का मुकाबला डीएमके उम्मीदवार सेंथिल कुमार से है। तमिलनाडु की नीलगिरी लोकसभा सीट से एम थियागराजन का मुकाबला डीएमके उम्मीदवार ए राजा के साथ है। तमिलनाडु की तूतीकोरिन लोकसभा सीट से डीएमके उम्मीदवार कनिमोझी का मुकाबला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष टी सौंदरराजन से है। वहीं चेन्नई दक्षिण लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला एआईएडीएमके उम्मीदवार जयवर्धन जयकुमार और डीएमके उम्मीदवार तंगा पांडियान के बीच है। तमिलनाडु की कोयम्बटूर लोकसभा सीट पर बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला सीपीएम के पीआर नटराजन से है। तमिलनाडु की करूर लोकसभा सीट पर लोकसभा उपाध्यक्ष एम थंबीदुरई की परंपरागत सीट है ये, लेकिन 5 बार के सांसद थंबीदुरई 4 बार चुनाव करूर से जीते हैं और इस बार फिर एआईएडीएमके के टिकट से मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी सेल्वी जेठिमनी से है। तमिलनाडु की करूर लोकसभा सीट पर भी इस बार खास नजरें हैं। वहीं कन्याकुमारी लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने पी राधाकृष्णन को, जबकि कांग्रेस ने एच वसंता कुमार को टिकट दिया है। And like we saw Preeti last time also, Prime Minister Narendra Modi had appealed to the voters to come out in large numbers. This time too, Prime Minister Narendra Modi has appealed to the people to come out in large numbers and cast their vote. In a tweet, Prime Minister Modi expressed confidence that all those whose seats are polling today will strengthen our democracy by exercising their franchise. He also urged the youngsters to head to the polling booths and vote in large numbers. All right, let's go state by state. Let's first talk about Tamil Nadu, where 38 seats of the state are voting in the second phase today. Polling to the 39th constituency, remember, Vellore was cancelled by the Election Commission on Tuesday due to the recovery of a huge amount of cash here. And today, 5.99 crore voters will cast their vote in the second phase. As all the seats in Tamil Nadu are identified as expenditure sensitive, now special measures are being taken by the Election Commission to check money power here. The number of sensitive booths in the state has escalated to 8,293, where polling would be web streamed or videographed. The state of Tamil Nadu is witnessing a first election in a post-Karunanidhi, post-Jayalalitha era, and the political equations in the state have changed dramatically. Remember, the BJP and the AIADMK have come together
for these polls, and these are part of the NDA. They are joined in by the PMK, the DMDK, the TMC, among other parties. The 2014 Lok Sabha elections in the state were swept by the AIADMK under Jayalalitha's leadership, winning 37 of the total 39 seats. तो आज सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और सिर्फ आम लोगों की कतारें ही नहीं बल्कि खास लोग भी सुबह सुबह हमें घरों से निकलते दिखाई दे रहे हैं और इस समय केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। Right, of course, since we are talking about the Tamil Nadu state, remember the BJP had won one seat in the state in the last election, and it is trying to emerge as a player in the southern state here. The AIADMK-BJP alliance is facing a strong challenge from the DMK-led alliance. Congress fought it alone in 2014 and drew a blank. The party is now hoping to ride on the anti-incumbency sentiments against the AIADMK. And this time, there's also a third player is the AMMK, which is alliance led by TTV Dinakaran, remember, who broke away earlier from the AIADMK. The party has fielded 38 candidates from its 39 seats. An actor turned politician, Kamal Hassan's party is also in the fray for the first time here. Voting, remember, is underway in Tamil Nadu for by-elections as well today for 18 assembly constituencies in the state. The total number of assembly seats in the state is 234, but with the 21 vacancies, now the number is reduced to 213. AIADMK presently has 114 members, the DMK has 88, and its allies together have 97 members in the assembly with a vacancy of 21 seats, 18 of which fell vacant following disqualification of the rebel ruling party MLAs. Now, by-polls are considered crucial as it would have a bearing on the stability of the AIADMK government, which needs to win a sizable number of them to retain its majority in the 234-member House. The DMK, however, is hoping to win a majority in the by-polls to topple the AIADMK government in the states. Results for the by-polls will be announced on 23rd of May. All right, our colleague Rajat Ken is now joining us live from Chennai. Rajat, very good morning. So this is going to be an interesting contest. First time in decades we are witnessing a contest post Jayalalitha, post Karunanidhi. Is the electorate of Tamil Nadu as excited as it was earlier in the past decades? Thanks, Aishwarya. Thanks, Preeti. Well, if we ask about the excitement of voters, you can see all around here. I'll just ask Suresh, the camera to my right and to my left. I'll just move on. Suresh, if you show us in the studio. Now, the Tamil Nadu, which is going for polls on 38 seats, along with Puducherry's single Lok Sabha seat, are known for brisk polling. In 2014 as well, the state polled 74%. Now, this is far impressive than the national average that happens to be in the mid-60s. And Puducherry, which is also going to polls today, polled 80%. So Tamil Nadu is known for brisk polling, early polling, as it's a coastal area. Elements can be a little detrimental as day progresses. So clearly voters are excited. And yes, you're absolutely right that after decades, Tamil Nadu is seeing politics which is not driven by the personality cult of two politicians or two stalwarts of Tamil politics, although both the parties, the ADMK, has extensively used Jayalalitha's legacy and her name and her years in the governance. On the other hand, the DMK too has evoked the name of Karunanidhi, who passed away last year. So this election would also be the test of the next generation of these two Dravidian parties, which has dominated politics in Tamil Nadu since 1967. Now, that was the year very pivotal in Tamil Nadu politics, which reduced the national parties, essentially in those days, the Congress party, to a bit player. If you see the mix-up or rather the proportion of seats which both the parties are fighting is just 14. Now, 5
seats are being contested by the BJP and 9 seats are contested by the Congress. So clearly it's the ADMK and DMK which are the main players here, and they are seeing a tectonic shift in their politics, in their internal you can say make up the party, after both the stalwarts who have led the party for nearly 3 decades passed away last year and Jayalalitha in 2016. Aishwarya. बिल्कुल। और रजत, दो बड़ी पार्टियों की बात तो हो ही रही है करुणानिधि और जयललिता के युग के बाद, लेकिन इस बार तमिलनाडु में देखें तो सिर्फ 2 कोण में नहीं, मुकाबला एक तरह से 4 कोण में नजर आ रहा है। कमल हासन अपनी पार्टी के साथ तैयार है और वहीं जो टीटीवी दिनाकरन का गुट है वो भी फिलहाल मैदान में है। तो ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किस तरह का रुख दिखाती है। रजत, आपके पास हम लगातार रुख करेंगे और मतदाताओं का उत्साह तमिलनाडु से कैसा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान अदिति फडणवीस भी जुड़ी हुई हैं। अदिति, जैसे बात हो रही है जयललिता और करुणानिधि के युग के बाद, तमिलनाडु का चुनाव इस बार कितना अहम और कितना अलग? बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहम, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि असेंबली की बाई इलेक्शन का चुनाव भी साथ हो रहा है और मेरे ख्याल से 18 आज हैं और बाकी 4 19 को हैं, 19 मई को। तो इससे ये पता लगेगा कि एडीएमके की जो सरकार है, जो कि 4 साल पहले अभी इधर हाल में जिसके 4 साल अभी बचे हुए हैं, वो सरवाइव कर पाएगी या नहीं। क्योंकि यदि ये कम से कम 6 सीटें बाई इलेक्शन में से 21 में से 6 जीतते नहीं हैं, तो हो सकता है कि डीएमके के प्रत्याशी जो जीत के आएंगे वो इनको टॉपल कर दें। तो ये बहुत ही ज़रूरी है उनके लिए। इसीलिए मेरे ख्याल से एडीएमके लोकसभा सीटों से कहीं ज़्यादा ध्यान असेंबली में दे रही है। बिल्कुल। But if you look at the figures, Aditi, AIADMK has just to get a simple majority has to win about 4 seats. But if you look at if you factor in the switching of sides that we have witnessed in Tamil Nadu Assembly, then probably to be on the safe side, it has to win about 7 to 8 seats. DMK on the other hand has to win 22. But how do we factor in the TTV Dinakaran's faction? Because that group's how much seat they are going to win is also going to be very crucial. Sure. And TTV Dinakaran's faction needs to win at least 6 seats to be able to count for something in the assembly. For them again, assembly is more important than Lok Sabha, because I mean Lok Sabha you'll have just another MP, but in the assembly you can be a kingmaker. So they will be naturally looking at the Lok Sabha, the assembly election much more carefully. This election is also very crucial for the Congress, because it is faced with a unique configuration of events. Shashikala, who is supposed to be the heir to Jayalalitha, is in jail. She will be out in another 2 years, and the next election, she will be a predominant figure. Yes. The campaign, meanwhile, so in the next 2 years, the Congress has to contend with an absent Shashikala, and 2 years later she will be back. Yes. So for it also, it's a question of survival. If it does not have a reasonable showing in this election, it's going to be very difficult for it to pull itself up in Tamil Nadu. All right. Aditi, we'll just come back to you. Let's also talk about Karnataka here, because our colleague Kriti Mishra is joining us from there. Remember, voting for 14 of the total 28 Lok Sabha seats in Karnataka has begun. And mostly southern part of the state is polling today, which covers almost the entire old Mysuru region and few coastal districts as well. 2.67 crore voters are expected to make their choice in the first leg to decide the fate of 241 candidates. Among the 241 candidates, 224 are men, 17 are women. The state is witnessing a direct contest between the BJP and the Janata Dal Secular Congress combined. In 2014, the BJP had won 17 seats, while the Congress could only win 9. The JDS won just 2 seats. Now, as per the seat sharing agreement between the JDS and the Congress, the former will contest on 8 seats, while the rest of the 20 seats will be contested by the latter. All right, Kriti Mishra is joining us live from Bengaluru at the moment. Kriti, very good morning. Tell us what is the mood in Bengaluru. We have been, talking earlier
in the last few days how interesting this contest is in especially Bengaluru and of course the rest of the Karnataka as well. Tell us about the contest that is here in Karnataka and also the mood of the voters early in the morning. Well, very good morning, Aishwarya, and we've been discussing the urban apathy in our several live chats earlier as well. And today I must say that since morning, brisk polling has been witnessed. Remember, this was one of the biggest factors that perturbed the Election Commission, and Election Commission had made special endeavours to motivate people to come out and exercise their franchise in large numbers because there are a plethora of holidays in between, and this is an elongated weekend. So certainly people are coming out in large numbers since morning to exercise their franchise. The commencement has been stupendous, and we hope that this velocity and momentum is maintained. As far as the contests are concerned, remember, there are several high-profile contests from Hassan, from Madhya, where grandsons of former Prime Minister H.D. Devagowda are in fray. Mr. H.D. Devagowda himself is contesting from Tumkuru constituency, Bangalore particularly. There's Bangalore South, where the BJP greenhorn Tejasvi Surya is pitted against Congress veteran B.K. Hariprasad. There's Bangalore North, where Union Minister Sadanand Gowda is also in fray, and also a very interesting contest in Bangalore Central. As far as the 2014 Lok Sabha elections are concerned, out of these 14 seats, the BJP and the Congress could bag 14 seats each, and the JDS had 2 seats. So certainly interesting contest and battle lines between the BJP and the Congress JDS combined. Over to you, Aishwarya. बिल्कुल कृति, और आज का दिन फिर से कहेंगे जो वोटिंग का दिन है वो सबसे ज्यादा मतदाताओं की बात करने का दिन होता है। हम चाहेंगे थोड़ा सा आप दिखाएं उत्साह वहां लोगों का किस तरह का दिख रहा है, सुबह सुबह कैसी कतारें लग रही हैं, कैसा समा नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर। जी प्रीति, देखिए लगातार हम जिस तरह से अर्बन एपैथी की बात करते आए हैं, और अगर सिर्फ बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर में 2014 की बात करें तो तकरीबन 56% था वोटर टर्नआउट, जो स्टेट के एवरेज जो 67% था उससे कम था। लेकिन आज हम सुबह से कह सकते हैं कि जो लोग हैं उनमें उत्साह नजर आ रहा है, और मैं अपने कैमरा पर्सन जुनैद जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको कैमरा पैन करके दिखाएं कि किस तरह से लगातार लोग आ रहे हैं। आप वहां देख सकती हैं जो पोलिंग पर्सनल हैं वो लोगों की मदद कर रहे हैं अपना नाम ढूंढने में, वोटर्स लिस्ट में। लगातार जो युवा वोटर्स हैं वो आ रहे हैं, जो एल्डरली वोटर्स हैं खासकर उनमें बहुत उत्साह दिख रहा है, जो दिव्यांग वोटर्स हैं उनमें भी काफी उत्साह दिख रहा है। अंदर पोलिंग बूथ पर भी लंबी लाइन लगी हुई है, जो सुरक्षा है उसके इंतजाम चाक चौबंद हैं। तो इस बार उम्मीद है कि लोग घरों से निकलेंगे और इस बार सिर्फ इसको छुट्टी नहीं मानेंगे और अपना जो मत है उस अधिकार का प्रयोग करेंगे। और ग्रामीण वोटरों का जो अंतर नजर आता है वोटिंग प्रतिशत में वो भी कम होता नजर आए, ये भी उम्मीद करते हैं। कृति, हम फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। अदिति फडणवीस हमारे साथ जुड़ी हैं। अदिति, अगर कर्नाटक की बात करें तो कांग्रेस जेडीएस इस बार एक साथ है, और पिछले चुनाव के नतीजे देखें तो 6 पर कांग्रेस, 6 पर बीजेपी और 2 पर जेडीएस ने जीत दर्ज की थी। इस बार किस तरह से समीकरण अलग नजर आ रहे हैं, कैसा चुनाव लग रहा है कर्नाटक? देखिए, यदि हम 1 मिनट के लिए विधानसभा के चुनाव को देखें, उसका आकलन करें, तो उसमें बीजेपी के 40 सीटें थी और वो बढ़ के 104 हो गई थी। तो ये बहुत ही अभूतपूर्व अप्रत्याशित जीत है। हो सकता है कि इसका कुछ असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़े, और लोकसभा में मेरे ख्याल से बहुत सारे चेहरे बदले गए हैं। उदाहरण के तौर पर बेंगलुरु में ही जहां अनंत कुमार जो कि गुजर गए हैं, उनकी पत्नी को टिकट मिलना था, लेकिन दिया गया है एक ऐसे फायर ब्रांड हिंदुत्व के लीडर को जो कि 28 साल का है और पहली बार चुनाव लड़ रहा है। तो इस तरह के 1-2 बहुत ही बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को या बहुत ही यंग लोगों को चुनाव में इस बार डाला है, और देखना है कि उनका प्रदर्शन कैसा होता है। ठीक है, और कर्नाटक के बाद फिलहाल एक नज़र हम महाराष्ट्र की तरफ भी डालेंगे। महाराष्ट्र में दूसरे चरण में 10 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इस दौर में कुल 179 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, और इस दौर में कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी किस्मत दांव पर आज लगी हुई है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक चव्हाण नांदेड़ से, और कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री और उम्मीदवार सुशील कुमार शिंदे सोलापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इन 2 निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा बुल्ढाना, साथ ही अकोला, अमरावती,
हिंगोली, परभणी, बीड़, उस्मानाबाद और लातूर में भी आज के चरण में मतदान हो रहा है। महिला मतदाताओं की सुविधा और उन्हें प्रेरित करने के लिए सखी पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। All right, let's get a perspective from Aditi. Aditi, how do you look at the contest in Maharashtra this time? Of course, today 10 seats are going to polls, and Congress is contesting on 5, NCP is on 4, CPI from Shiv Sena, and from 5, and the BJP again from 5 seats. So how do you look at the contest in the second phase in Maharashtra today? You know, I don't want to stick my neck out, but I think this election is important for the Congress, but it is most important for the NCP. Because the NCP is fighting with its back against the wall. Its top leadership there's a silent contest for leadership. Sharad Pawar's nephew is asserting himself. In fact, to the point where there was a big debate about whether Sharad Pawar would contest the election or not. He was to contest from a place called Madha, but he decided that at the last minute that he would not contest because too many family members were contesting. The real reason possibly is that he was not sure that he would win. Now, a person like Sharad Pawar, who is considered the father of modern Maharashtra, for him to feel uncertain about his prospects is really something which is very serious. So, in this election, of course, this round we've already mentioned that Sushil Kumar Shinde and Ashok Chavan both are contesting. Yes. I understand that Mr. Chavan had wanted the seat for his wife, but that request was not granted. So he's contesting himself, and it's very essential for him to win that seat this time. Right. And speaking about the key issues, of course, if you look at the 10 seats that are going to polls today, of course, majority of this area has faced a drought this year. So how much of that would be an issue in this election? To be sure, drought will be an issue in the election, but another issue will also be how the state government has handled it, and the image of the Prime Minister. Yes. Another issue will be whether all the social security measures that the central government has announced, whether they have been successful in reaching the people, and people will be evaluating their preferences on that basis also. All right. So ठीक है, महाराष्ट्र पे हमने जो ये पहलू है वो समझने की कोशिश की है, लेकिन एक और राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर आज दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है। और उत्तर प्रदेश में आज 8 लोकसभा की सीटें हैं जहां आज मतदान हो रहा है। इनमें नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। करीब 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज करेंगे। इस दौर में 8 लोकसभा सीटों पर 85 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और जिन उम्मीदवारों पर सबकी नजरें टिकी हैं उनमें मथुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी का मुकाबला आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह और कांग्रेस के महेश पाठक से है। वहीं आगरा के अलावा जिन सीटों पर नजरें हैं उनमें फतेहपुर सीकरी भी शामिल है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर का मुकाबला बीजेपी के राजकुमार चाहर और बीएसपी के गुड्डू पंडित से है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और इस बार के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान हो रहा है, और राज्य की 8 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान हुआ था। आज कैसा मतदान चल रहा है ये जानने के लिए हम आगरा में मौजूद हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह का रुख करेंगे। नवविक्रम, आगरा की बात करें तो ताज नगरी तो है ही, और इस बार खास नजरें यहाँ चुनाव को लेकर भी लगी हुई हैं। फिलहाल आप बताइए कि सुबह के वक्त मतदाताओं का उत्साह आगरा में कैसा नजर आ रहा है? प्रीति, बिल्कुल ताजगंज में ही मौजूद हूं मैं, ताज नगरी के, और आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ का नज़ारा।
आप देख सकते हैं मेरे पीछे करीब 8:30 बजे का वक्त है। अभी लंबी कतारें लगी हुई हैं। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है लोगों की सहूलियत के लिए, सुरक्षा के लिए। और इसके अलावा जो लोग परेशान हो रहे हैं, अगर किसी का मतदाता सूची में नाम नहीं है तो उन लोगों को भी ज़रूर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। प्रीति, ये आगरा और मेरठ के 4 जिले और मेरठ के आसपास के 4 जगह और आगरा के आसपास 4 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान है। और यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि कई उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। और ये उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव कई मायनों में बेहद अहम है। चाहे वो जातीय समीकरण यहाँ बिल्कुल पहले चरण के मुकाबले बदले हुए हैं। तो जो मतदाताओं के उत्साह की बात करें तो चुनाव आयोग की कोशिश है कि पिछले जो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर मतदान हुआ था उसमें भारी संख्या में मतदान हुआ था। बीते 4 लोकसभा चुनाव के मुकाबले कहीं ज़्यादा मतदान हुआ था पिछले लोकसभा चुनाव में। चुनाव आयोग ने कोशिश की है कि पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार ज़्यादा मतदान हो, मत प्रतिशत बढ़े। और इसका असर भी हमें देखने को मिला। सुबह 7 बजे के वक्त में लंबी कतारें यहाँ पर थी। 7 बजे से कतारें लगना शुरू हो गई थी क्योंकि शहरी इलाका है, यहाँ कामकाज के लिए लोग जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर मतदाता अपना मतदान करना चाह रहे थे और वो धीरे धीरे कतारें हालांकि कम हुई हैं। सुबह के वक्त बहुत लंबी कतारें थी। जी, Right. Now, Vikram, you stay with us. Let's also get an update and perspective from Aditi Furness. Aditi, looking at the 8 seats that are going to polls today in Uttar Pradesh, of course, we saw that last time BJP had won all the 8 seats here. So, how does the contest look like this time, and how easy or difficult will it be for the BJP to retain those 8 seats? If I were to be honest, I would say that the BJP is going to face a very tough time this time. The reason is that I've just come back from UP. I went there for the campaign like your reporter. And what I found was that the alliance between the Bahujan Samaj Party and the Samajwadi Party, which is basically a political alliance but also a social alliance, because there are two castes which are otherwise inimical to each other, which have come together. That alliance is working quite well. Except in a few areas, very few areas, people are, the leaders of these two parties are working with each other. They are going to each other's houses. They are talking to each other's on strategy and so on. So when I went to Agra, for instance, I did spend a night there, and in Agra, I found the Bahujan Samaj Party workers extremely enthusiastic about collaborating with the Samajwadi Party. They had some reservations, but they said the most important thing this time is to defeat the BJP. As you know, the BJP changed its candidate, Yes. And this is a reserved seat. So Mr. Katheria, who was shifted out from this seat to Etawah, and a new candidate has been was announced. Yes. So it's a very crucial seat for the SP-BSP combination to win. In Fatehpur Sikri, the Congress is going to be possibly the spoiler. In Amroha and Nagina, these are also very important seats. Amroha is also, I think, a reserved seat, and it's a very. This is going to be a very important section in which the BJP must do extremely well to be able to gain on the losses that it may have suffered in the first phase. यानी राह बहुत आसान किसी भी पार्टी के लिए नहीं दिख रही है अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो। और अब नजर डालेंगे पश्चिम बंगाल पर, जहां दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और जिन सीटों पर इस चरण में वोटिंग हो रही है उनमें जलपाईगुड़ी, रायगंज और दार्जिलिंग लोकसभा सीटें शामिल हैं। इस दौर की 3 सीटों के लिए 42 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तो पश्चिम बंगाल भी वो राज्य है जहां 7 चरणों में एक तरह से वोटिंग होनी है और दूसरे चरण में भी जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें जलपाईगुड़ी, रायगंज और दार्जिलिंग लोकसभा सीटें हैं जिन पर आज पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही है। अदिति जी, अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो हम जानते हैं यहाँ किस तरह की चुनौतियां हैं मतदान को लेकर, इसलिए 7 चरणों में मतदान हो रहा है। लेकिन ममता के गढ़ में इस बार चुनौती किस तरह की, टक्कर किस तरह की नजर आ रही है? देखिए, अगर हम उदाहरण के तौर पर यदि रायगंज को लें तो रायगंज से कम्युनिस्ट पार्टी के मोहम्मद सलीम मात्र 1400 वोटों से पिछली बार जीते थे। इस बार दीपा दासमुंशी खड़ी हैं,
उनके पति अब दिवंगत हो गए हैं, गुजर गए थे, और ये कॉन्टेस्ट भी बड़ा रोचक होगा क्योंकि तृणमूल कांग्रेस उनकी मदद कर रही है या नहीं कर रही है, उनके सामने रोड़े अटका रही है, ये देखने की बात है। And Aditi, if you look at the bigger picture, because this is very interesting this time, the kind of election that we witnessed, the election campaign that we saw in West Bengal, I mean, it was one of the most bitter election campaign that we saw. Not only Congress, we saw TMC, BJP, all fighting it out. There were allegations of one party's leader's helicopter not being allowed to land. And then there were special observers that the center asked for, BJP asked for, and TMC, they're fighting it out over that issue. Certainly, and I think this is an election where if the opposition, non-BJP, non-Congress opposition can get upwards of 100 seats together, they can spot a chance on the horizon of putting forward their candidate as Prime Minister. And Mamata Banerjee is seeing herself as one option. So we have to see now what happens. BJP is going to, from what I understand, BJP is going to do spectacularly well in this election. Both, I mean, particularly in North Bengal, where the Trinamool is considered to be relatively weak, although it has lately made some significant and pretty important ingress in that area. यानी पश्चिम बंगाल में भी जो मुकाबला है वो इस बार अलग और दिलचस्प नजर आ रहा है। जमीन पर मतदान कैसा चल रहा है ये जानने के लिए सिलीगुड़ी में मौजूद है हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा, हम उनका रुख करेंगे। पंचानन, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो और राज्यों के मुकाबले यहाँ मतदान प्रतिशत भी हमें पश्चिम बंगाल में अच्छा देखने को मिलता है। सिलीगुड़ी में इस समय किस तरह का मतदान चल रहा है, लोगों में कैसा उत्साह दिख रहा है, आप बताइए जरा। देखिए प्रीति, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बंगाल में मतदान हमेशा अच्छा दिखता है और 80% के ऊपर मतदान रहता है। और हम इस वक्त मौजूद हैं सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी का जो आधा हिस्सा है वो दार्जिलिंग की लोकसभा में आता है और आधा जलपाईगुड़ी में भी आता है। तो हम दार्जिलिंग के हिस्से में मौजूद हैं इस वक्त और हमारे पीछे सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सुबह 7 बजे के पहले भी लोग यहाँ पर आ गए थे मतदान करने। हालांकि थोड़ा सा भीड़ अभी कम हुई है, लेकिन लाइनें पीछे आप देख सकते हैं और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। और उनसे जब हम लोगों ने यहाँ पर जब बातचीत की तो जो मुद्दे समझ में आते हैं वो ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो 2019 का जो चुनाव है बहुत अलग तरीके का नज़र आ रहा है पश्चिम बंगाल में। लोग राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, सुरक्षा जो देश को दे सके, और दूसरा एक कड़ा नेतृत्व यानी कि एक मजबूत नेतृत्व, उसकी भी लोग बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आमतौर पर क्षेत्रीय राजनीति यहाँ पर हावी रहती है और ये अलग इसलिए भी है क्योंकि 42 सीटों में पिछले 2014 में 34 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीत कर आई थी, 4 कांग्रेस को मिली थी और 2 यहाँ पर लेफ्ट को और 2 बीजेपी को। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी यहाँ पर यानी दक्षिणपंथी जो पार्टी है पहली बार मुकाबले में नजर आ रही है और सीधा मुकाबला यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। अमित शाह जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका यहाँ तक के दावा है कि 42 में से करीब 23 सीटें वो पश्चिम बंगाल में जीत कर ला सकते हैं और जो नुकसान उनको दूसरे राज्यों में हो सकता है, उत्तर प्रदेश जैसे में, वो यहाँ से कवर हो सकता है। और ये दावा ऐसे ही नहीं है क्योंकि हम जिन जिन इलाकों में गए वहाँ लोगों के से बात करने पर एक मोदी का जो फैक्टर है, यानी कि जो चुनाव है वो कैंडिडेट नहीं लड़ रहे हैं कुछ और राज्यों की तरह, यहाँ सिर्फ मोदी फैक्टर की बात हो रही है। और एयर स्ट्राइक से लेकर जो और मुद्दे दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं यहाँ भी उनका असर है। पश्चिम बंगाल की राजनीति कुछ इस मायनों में भी अलग है कि लोग कैमरे के सामने बातचीत करने से ज़्यादा उसमें कंफर्टेबल महसूस नहीं करते क्योंकि एक डर भी कहीं ना कहीं चुनावी हिंसा का रहता है। लेकिन अलग से अगर आप बात करें तो लोग इस बारे में बात करते हैं कि एक मोदी का फैक्टर और बीजेपी पहली बार एक बड़ी ताकत के रूप में यहाँ पर नजर आ रही है। और ये बात शायद ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस की मुखिया है उनको भी समझ में आ रहा है। ये उत्तर बंगाल का इलाका है जहां हम खड़े हुए हैं। उत्तर बंगाल में 8 सीटें हैं और 8 में से सिर्फ दार्जिलिंग की एक सीट है जो उस पर बीजेपी का एमपी पिछले 2009 और 2014 के चुनाव में रहा। इस बार भी यहाँ पर एक मजबूत दावेदारी दिख रही है, चाहे वो गोरखा का इशू हो पहाड़ के दार्जिलिंग में या फिर प्लेन के उस इलाकों में। एक बीजेपी की जो पोजीशन है वो डोमिनेंट दिख रही है और 8 सीटों में ये माना जा रहा है, विश्लेषक भी मान रहे हैं कि बीजेपी एक बड़ी ताकत के रूप में उभर सकती है। लगभग 5 से 6 सीटें भी बीजेपी यहाँ पर जीत सकती है। और यही एक कारण है कि ममता बनर्जी को उस उत्तर बंगाल के इलाके में लगातार 10 दिनों तक कैंप करना पड़ा। अब से 10 से 15 दिन पहले ये पहली बार है, अभूतपूर्व है कि उत्तर बंगाल में इस तरह से ममता बनर्जी ने कभी बहुत ज्यादा ध्यान दिया हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में
उभर सकती है। और राज्य की अगर हम समीकरण करें की बात करें तो 34 साल जो लेफ्ट का यहाँ पर शासन रहा बिल्कुल सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2 सीटें उनको पिछली बार मिली थी। बिल्कुल, ये इस बार समीकरण उनकी पंचानन उनकी कोशिश है हम कि किसी डिटेल न किसी तरह के इसको में बढ़ाएं। समझेंगे, हम आगे भी आपसे बात करेंगे चुनाव को लेकर और समीकरण को लेकर। लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ और भी चुनौतियां हैं चुनाव को लेकर, और दूसरे चरण में 3 सीटों के लिए जो मतदान हो रहा है, चुनाव आयोग ने उसके लिए केंद्रीय बलों की संख्या दुगनी कर दी है। चुनाव आयोग ने दार्जिलिंग, रायगंज और जलपाईगुड़ी में होने वाले मतदान के लिए केंद्रीय बलों की 194 कंपनियां यानी करीब 15,000 जवान तैनात किए हैं। 11 अप्रैल को संपन्न हुए पहले चरण के चुनाव के लिए आयोग ने यहां सुरक्षा बलों की 83 कंपनियां तैनात की थी। और इससे पहले कल केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय वी नायक को पश्चिम बंगाल का विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। नायक अंतिम 5 चरणों के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और सीधे केंद्रीय चुनाव आयोग को वो रिपोर्ट करेंगे। नायक 1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। और अब बात बिहार की, जहां दूसरे चरण में लोकसभा की 5 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। जिन सीटों पर इस दौर में मतदान हो रहा है उनमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका शामिल हैं। इन सीटों पर 68 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस दौर में 85 लाख से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और बिहार में दूसरे चरण का मतदान सुचारू तरीके से कराने के लिए कुल 8,644 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में एनडीए के खेमे में सभी 5 सीटों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन में कांग्रेस के 3 और राष्ट्रीय जनता दल के 2 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर, जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व सांसद और बीजेपी नेता पुतुल कुमारी, कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह इस चरण में मुख्य उम्मीदवारों में शामिल हैं। All right, so how do the equations look like as far as Bihar is concerned on the 5 seats? So let's get a reaction from Aditi Furness. Aditi, looking at all the 5 seats that are voting today as far as Bihar is concerned, if you look at all the 5 seats, they are very critically important for Chief Minister Nitish Kumar. You know, last time, if you look at 2014, then JDU had contested on all the 5 seats, including Purnia, which it had obviously it did it differently, separately from the NDA. So how do you think is this contest going to be like in all the 5 seats this time? Some of the seats are pretty important for the Congress also. And in Katihar, for instance, Tariq Anwar is contesting it. He is forced to reckon with in that constituency. And he's contesting this time as a Congress candidate and not as an NCP Congress candidate, which is what he contested as earlier. For the JDU, it is also a test because whether the JDU will sync or make the BJP sync with it, everything depends on that. We know that in many cases, alliance partners are an electoral liability for the BJP. In some cases, they are plus factors. In some cases, they are serious problems. And Bihar is one such case. JDU's popularity, Nitish Kumar's popularity is still very, very high. But incumbent MPs are not that popular. In Banka, for instance, the late Digvijay Singh, who was a JDU candidate, his wife, his widow, Putul Kumari, was not given the seat and is contesting more or less as a rebel. So all these factors are there, and we have to see now how JDU really does in these elections. ठीक है, अब बिहार के बाद अब आइए बात करते हैं उड़ीसा की, जहां लोकसभा की 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है और साथ ही विधानसभा के लिए भी दूसरे चरण की 35 सीटों पर वोटिंग जारी है। उड़ीसा की 5 सीटों के लिए 35 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और विधानसभा की 35 सीटों के लिए करीब 77 लाख मतदाता चुनाव मैदान में हैं। माफ कीजिएगा, 77 लाख मतदाता आज जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत तय करेंगे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत 244 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ये तमाम मतदाता करेंगे। उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार है और एक बार फिर
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। All right, our colleague Anu Diwan is now joining us from Odisha. A very good morning, Anu. So today it is a very important day for Odisha as well as Chief Minister Naveen Patnaik because his fate is also going to be decided today. He's contesting on 2 seats and 35 assembly constituencies are also voting today apart from the 5 Lok Sabha seat. How does the electorate's mood look like today in Odisha? Very good morning, Aishwarya. Today, for the second phase of polling, we have seen a very slow move of voters this time because of the weather in the Odisha. As we have seen in the first phase also, it was a little bit slow in the morning, but in the evening it took a very fast speed. So we are expecting the same as of now also. But I would like to share a news with you also. The Lok Sabha Assembly, which I am standing, is Asika, where we have also covered a ground report where the problem is of the migration. So that may be also the reason that why voters are not turning in large numbers here. So it is and nearby is the assembly constituency of CM Naveen Patnaik Hinchli, where he is contesting for the 5th time. But we have seen a very slow pace of voters this time because the migration is the major big issue here, and people don't stay here. When we spoke to people that why are you coming for the vote, or these house open during the voting, they said these are somehow open or many of them are open. The people who have migrated to the other states, they come when they have some occasion. So this is also maybe a reason that why there is a slow pace of voting in the early hours. Ishwarya? Right, Anu, you stay with us. I will just come back to you because we also need to talk about Assam, Preeti. बिल्कुल। तो असम की बात करें तो दूसरे चरण में 5 लोकसभा सीटों करीमगंज, सिलचर, स्वायत्त जिला, मंगलदोई और नौगांव के लिए आज मतदान जारी है और इन सीटों पर 3 महिलाओं समेत 50 उम्मीदवार मैदान में हैं। करीब 70 लाख लोग इस दौरान अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए 8,992 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। असम में कुछ मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के प्रबंध किए गए हैं। दिव्यांग महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। All right, Aditi Fadnis is giving us perspective on all the states where elections are taking place today. Aditi, speaking about Assam, of course, Assam is one state, that provided a foothold to the BJP to enter the northeast. And as far as these 5 seats that are voting today in Assam, how does the contest look like? Of course, BJP and Congress are the parties. There are other parties like AGP and AI, UDF also. The BPF are the other prominent parties here. How does the contest look like in Assam today? So the BJP has to defend its turf. Yes. The Congress has to defend its turf. And the contest is going to be very interesting. But I just want to draw your attention that isn't it wonderful the way our country holds elections? Right. We saw in the morning the election booths in Tamil Nadu all festooned with flowers and it's a festive occasion. There were saplings of mango put there. There were banana sort of trees put there, and the whole place was decked up as if it's a wedding. Similarly, old people, really old people who can't even walk, are coming to the polling booth to cast their vote. So I think we must celebrate this feeling that this is such a precious, such an important right that people feel absolutely compelled to exercise. Yes. But Aditi, since we are talking about Assam, there is one more issue I want to ask you about, is that it is for the first time that Assam is voting after the Citizenship Amendment Act was Citizenship Amendment Bill 2016. Of course, there was a huge protest.
in that backdrop, how much of that issue is going to find resonance with the voters? Well, it's very, very important. And I mean, it's important on a multiple number of levels. One is that the Assamese have not really considered Bengalis as the enemy. Yes. The enemy is the infiltrator. But with this bill, the Bengali living, the Muslim living in Bengal is also considered an infiltrator. And this is seen as a very negative kind of a impact. Also, people whose names are not there Yes. on the voting register suddenly find themselves disenfranchised, although they may be living in the state for 30 years, 40 years. Yes. So it's a very traumatic experience. And not knowing which country you're a citizen of can be a very, very upsetting feeling. यानी ये मुद्दा भी काफ़ी अहम होने वाला है अदिति। और असम के बाद अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां दूसरे चरण के तहत 3 लोकसभा सीट महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर के लिए मतदान हो रहा है। महासमुंद और राजनांदगांव सीट सामान्य श्रेणी की है, जबकि कांकेर सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 3 लोकसभा सीटों पर करीब 49 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। राज्य में दूसरे चरण के मतदान के लिए कुल 6,484 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। महासमुंद में 2,140, राजनांदगांव में 2,322 और कांकेर में 2,022 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। All right, so polling began this morning also for one seat of the Inner Manipur constituency today, and 11 candidates are in the fray for the Inner Manipur constituency. The key candidates in the Inner Manipur constituency are ONM Nabakishore Singh of the INC. We have candidate of the CPI as well as the BJP. That's and the BJP's governor. candidate is Nabakishore. He is the former state chief secretary, and over 9 lakh voters are going to cast their votes across 1,300 polling stations today. That's the governor casting her vote. तो जैसे आम लोग हैं वैसे खास भी लोग बाहर निकल रहे हैं, और जैसा आदित्य कह रहे हैं खूबसूरती है लोकतंत्र की, और हमारी भी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर आपकी सीट पर मतदान हो रहा है तो बिल्कुल निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। और अब हम बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां दूसरे चरण में श्रीनगर और उधमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में इन दोनों सीटों के 9 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। इनमें श्रीनगर के गंदेरबल, बडगाम और उधमपुर की डोडा, रामबन, रियासी, उधमपुर और कठुआ जिले भी शामिल हैं। श्रीनगर और उधमपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 29 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, और इस चरण के लिए 4,426 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। All right, so we'll keep discussing of course, it is the second phase of the Lok Sabha election, and in Odisha, assembly elections are also taking place today. This is the second phase of the gigantic 7-phase Lok Sabha elections, and our reporters are spread in all the states where elections are taking place today. We also have with us Aditi Furnace with us, who is going to threadbare discuss all the issues and the key constituencies that are voting today. But we'll take a very short break, Preeti here, and news and updates on the elections will be continuing after the short break. बने रहिए हमारे साथ।